वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरमैन में। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसमें हमने आज पढ़ना है डेंगू। डेंगू नाम आपने बहुत बार सुना होगा। क्या होता है ये डेंगू? अगेन ये जो डेंगू डिसीज़ है ये भी एक वेक्टर से ट्रांसमिट होने वाला डिसीज़ है, यानी इस डिसीज़ में भी वेक्टर चाहिए। ये वेक्टर कोई और नहीं, ये वही है अपना मस्कीटो। इस बेचारे का तो कोई काम ही नहीं है, इसको बस इधर से उधर कुछ ना कुछ ट्रांसमिट ही करना है। मस्कीटो जो होता है, मस्कीटो हेल्प करता है डेंगू को ट्रांसमिट करने के लिए। डेंगू के जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मस्कीटो के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को ट्रांसमिट किए जाते हैं। डेंगू के बारे में आपको आपके टेक्स्ट बुक में काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। आपको सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है। आपको स्टडी करना है। अगेन डेंगू कॉजिंग जो या फिर डेंगू को कैरी करने के लिए जो मस्कीटोज होते हैं, अगेन ये फीमेल मस्कीटो होते हैं जो होते हैं एड्स, ADES। एडिस मस्कीटो जो होते हैं ये यूज या फिर ये इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू। नाउ ये जो एडिस मस्कीटो होते हैं ये क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है इसका इन्फेक्टेड ब्लड लेते हैं और नॉर्मल पर्सन तक ट्रांसमिट करते हैं। डेंगू अगेन इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आपको वो सब मेजर आप लिख सकते हो जो हमने मलेरिया में लिखे थे कि हमें मस्कीटो से बचने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो सब करना है। अगेन सेम इन द केस ऑफ डेंगू। इसके बाद में आपको डिटेल में स्टडी करनी है अबाउट दी कैंसर। यस, कैंसर। अभी कैंसर ये आजकल आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ डिसीज़ होगा। कैंसर अभी की कंडीशन में एक ऐसा डिसीज़ है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा डेथ होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये काफ़ी बढ़ते जाने वाला एक डिसीज़ माना जाता है कैंसर। कैंसर बेसिकली क्या होता है, जिस तरह आपको पता है कि हमारे बॉडी को बनने के लिए ज़रूरत होती है कुछ सेल्स की। सेल्स अगर नॉर्मली बन रहा है, अभी ये काफ़ी नॉर्मल है। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में हर साल या फिर हर रोज़ काफ़ी सारे सेल्स जो डेथ हो जाते हैं ये ऑलरेडी रिमूव हो जाते हैं। इंक्लूडिंग स्किन या फिर हमारे हेयर भी, अगर कुछ डेथ है या फिर कुछ डेड वाले पोजीशन में वो रिमूव हो जाते हैं, बट उसके जगह पे कुछ और नए स्किन भी नए सेल्स भी बनना स्टार्ट होते हैं। ये जो नया सेल, न्यू सेल बनने की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस अगर नॉर्मल कंडीशन में चल रही देन इट इज़ ओके। बट अगर जो न्यू सेल बनने वाला प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, अनवांटेडली चल रहा है, फिर ये प्रोड्यूस करता है कैंसर। कैसे? कैंसर में क्या होता है, इसमें होता है अनकंट्रोल्ड अनवांटेड सेल डिवीजन। कैंसर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अनकंट्रोल्ड एंड अनवांटेड सेल डिवीजन जिसकी कोई भी नीड नहीं होती। इतने ज़्यादा अमाउंट में सेल बनने लगते हैं जिसकी नीड ही नहीं होती, और फिर ये आगे चल के ट्यूमर जैसा कोई एक नया रूप ले लेते हैं और फिर ये हो जाता है कैंसर, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसका आज भी 100% इलाज या फिर 100% क्योर अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर कैंसर को डिटेक्ट किया गया है इसके इनिशियल स्टेजेस में, देन 100% ये क्या इसको क्योर किया जा सकता है या फिर इसको ट्रीट किया जा सकता है। बट अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के बाद इसका डिटेक्शन हो रहा है देन इट कैन नॉट बी क्योर्ड 100%। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट टर्म विच इज़ ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ कैंसर, और जो पर्सन जो कैंसर की स्टडी करता है इसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑन्कोलॉजिस्ट, आपको IST लगा देना है। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर। नाउ इसमें हमें टाइप्स देखने हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर में आता है, एक होता है बिनाइन या फिर नॉन मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है, एक होता है बिनाइन होता है और एक होता है मैलिग्नेंट। अभी इसमें क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट वाला जो होता है बिनाइन या फिर नॉन मैलिग्नेंट, ये वाला कैंसर इसके स्पेसिफिक एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है, यानी कंप्लीट बॉडी में ट्रैवल नहीं होता, ट्रांसमिट नहीं होता। ये स्पेसिफिक एरिया में प्रोड्यूस होता है और वहीं पर रुकता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं होता। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाला कैंसर अच्छा है या फिर ये वाले कैंसर से कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अभी जैसे अगर हमने ब्रेन ट्यूमर का एग्जांपल लिया, विच इज़ द एक अनवांटेड सेल का ग्रोथ होता है जो कि ब्रेन के पोर्शन में होता है।
सो यस, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब ये ब्रेन के बाहर स्प्रेड नहीं होता, बट हाउएवर ये इतना डेंजरस है कि ये इजीली किसी पर्सन को किल कर सकता है या फिर मार सकता है। सो बिनाइन कैंसर है, बट स्टिल ये डेंजरस होता है या फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकता है। बस डिफरेंस क्या है कि बिनाइन में जो भी ट्यूमर बनता है या फिर जो भी कैंसर सेल होते हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक एरिया, यानी एक स्पेसिफिक एरिया को छोड़कर बाहर की तरफ पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं होते, बस उतना ही एरिया में ये अपने आप को डिवाइड एंड रीडिवाइड करते रहते हैं। बट हाउएवर ये भी एक हार्मफुल टाइप का कैंसर होता है। इसके बाद हमें देखना है अबाउट द मैलिग्नेंट कैंसर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो इसके अपोजिट में ये वाला जो मैलिग्नेंट वाला जो पोर्शन होता है या फिर जो मैलिग्नेंट वाला कैंसर होता है, सो दिस इज द मैलिग्नेंट, आपको यहाँ डायग्रामेटिकली बताया हुआ है। सो मैलिग्नेंट वाला जो सेल होता है ये कंप्लीटली पूरे बॉडी में ये डिस्पर्स या फिर पूरे बॉडी में ये फैल सकता है। ये किसी स्पेसिफिक एरिया को रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, यानी ऐसा नहीं कि अगर ये सिर्फ ब्रेन वाले पोर्शन में होता है तो सिर्फ ब्रेन में रहेगा, ऐसा नहीं, पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। सो दैट इज़ द मैलिग्नेंट। बिनाइन का मीनिंग होता है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए रहता है, पूरे बॉडी में ये स्प्रेड नहीं होता, यही एक डिफरेंस होता है। इसके बाद में द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये माइग्रेशन होता है ना कैंसर सेल का, या फिर स्प्रेड ऑफ कैंसर होता है पूरे बॉडी में, इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है मेटास्टासिस। मेटास्टासिस का मीनिंग होता है कि ये जो कैंसरस सेल है या फिर जो कैंसर है ये पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है, स्पेसिफिक रीजन के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, दैट इज दी मेटास्टासिस। इसके बाद में हमें देखना है अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंसर। सो कैंसर का टाइप डिपेंड करता है कि ये कौन से लोकेशन पे है और इसका स्प्रेड किस तरह से होने वाला है। सो इसमें फर्स्ट आता है एक हो कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मीनिंग होता है जो हमारे इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, यानी जो स्किन के लेयर्स होते हैं इसके, या फिर इपिथेलियल टिश्यू हमारे ऑलमोस्ट बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं इन सब के ऊपर का जो कवरिंग होता है ये इपिथेलियल टिश्यूज से बना होता है। फिर वो हार्ट हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और हमारा स्टमक है, ब्रेस्ट है, ये सब मतलब जितने भी ऑर्गन्स है जिसके ऊपर के पोर्शन में इपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इस इपिथेलियल टिश्यू का जो कैंसर होता है इसे कहा जाता है कार्सिनोमा। एंड इसके एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर ऑफ स्टमक, लंग कैंसर एक्सेट्रा। इसके बाद में नेक्स्ट वाला टाइप होता है दैट इज द सार्कोमा। सार्कोमा, अभी सार्कोमा में क्या होता है? सो सार्कोमा अगेन ये इस टाइप का एक कैंसर है जो कि सिर्फ कनेक्टिव टिश्यूज में होता है, बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू को ही सार्कोमा कहा जाता है। अभी आपको आपका टेक्स्ट बुक आपके साथ ओपन रखना है, ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं है। सो आपको आपका टेक्स्ट बुक ओपन रखना है और मेरे साथ ही आगे बढ़ना है। नाउ अभी हमें अबाउट दिस सार्कोमा पर। सो सार्कोमा क्या होता है? सार्कोमा का मीनिंग होता है कुछ हमारे कनेक्टिव सेल्स जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सार्कोमा कहा जाता है। इन कनेक्टिव सेल्स का जो कैंसर होता है इट इज़ दी सार्कोमा। और इसमें आता है बोन ट्यूमर यानी कि ऑस्टियो सार्कोमा। सो इसमें क्या होता है, जो बोन्स होते हैं इस बोन्स में या फिर बोन मैरो में कुछ ट्यूमर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड सेकेंड इसी में आता है मसल ट्यूमर या फिर मायोसार्कोमा यानी मसल्स का कैंसर। एक और आता है दैट इज मसल्स ऑफ कार्टिलेज। सो कार्टिलेज जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ का भी एक कैंसर आता है। देन अनदर इज द कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू या फिर लिपोसार्कोमा। अभी एडिपोज टिश्यू यानी जो फैट टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, इनमें भी कैंसर पाया जाता है और इसे कहा जाता है लिपोसार्कोमा। सो ये सब है सार्कोमा। सो सार्कोमा का मीनिंग होता है कनेक्टिव टिश्यूज का कैंसर, सिंपल। इसके बाद में आता है लिम्फोमा। सो लिम्फोमा जैसे कि हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, अगर इसमें कैंसर है दैट इज नोन एज लिम्फोमा। अभी लिम्फोमा कहाँ पे हो सकता है? सो हमारे लिम्फ जहाँ पे प्रेजेंट है लाइक लिम्फ नोड्स है, स्प्लिन है एंड सम टिश्यूज ऑफ द इम्यून सिस्टम, अगर इनमें कुछ कैंसर हो रहा है देन इट इज कैटेगराइज अंडर द लिम्फोमा। इसके बाद में आता है ल्यूकेमिया जिसे कॉमनली ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। सो इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ WBC ब्लड में फॉर्म हो जाते हैं एंड दैट इज दी, इसे ही कहा जाता है ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया। अभी इतने सारे अगर WBC प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, सो ये किसी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए तो यूज़फुल होते ही है, बट स्टिल इट इज़ अ एबनॉर्मल कंडीशन। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसे ल्यूकोमिया कहा जाता है यानी कि ब्लड कैंसर। इसके बाद में एक लास्ट वाला टाइप है आपके बुक में दिया हुआ, इट इज़ नोन एज एडिनो कार्सिनोमा।
सो इसमें आता है एडिनोकार्सिनोमा का सिंपल मीनिंग होता है कि जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं या फिर जो भी ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, इसमें अगर कहीं कैंसर है देन इट इज़ नोन एज एडिनोसार्कोमा, जिसमें एग्जांपल में हम बोल सकते हैं अबाउट द थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड में कहीं पे कैंसर है या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है सेल का, देन इट इज़ नोन एज एडिनोसार्कोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देन सेम पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड में भी हो सकता है। सो अगर किसी ग्लैंड से रिलेटेड या फिर जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं स्पेशली, सो इससे रिलेटेड अगर कोई कैंसर है देन इट इज़ नोन एज द एडिनोकार्सिनोमा। नाउ इसके बाद में हमें देखना है कि कैंसर के रीज़न क्या होते हैं, कि कैंसर क्यों हो रहा है। सो इसके काफ़ी मल्टीपल रीजंस है जिसको हमें कैटेगराइज करके वन बाय वन देखना है। एंड वन मोर थिंग अबाउट द टर्मिनोलॉजी। सो कोई भी एजेंट, कोई भी फैक्टर जिसके कारण कैंसर हो सकता है या फिर जो कैंसर को कॉज कर सकता है, कैंसर को प्रोड्यूस कर सकता है, इन सब फैक्टर्स को कार्सिनोजेन कहा जाता है। सो कार्सिनोजेन का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, कार्सिनोजेन इट मीन्स एनी ऑफ द फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कैंसर को प्रोड्यूस कर सकता है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज द कार्सिनोजेन। सो इसमें फर्स्ट आता है केमिकल्स। अभी केमिकल्स का क्या मीनिंग है? सो केमिकल्स कौन से हो सकते हैं जो कि कैंसर को प्रोड्यूस करेंगे? सो सिंपल इसमें आता है निकोटीन, कैफीन, फिर या फिर कहीं पे कई बार कोई लोग इस तरह की जगह पे काम करते हैं जहाँ कंटिन्यूसली कंबशन यानी कोई ना कोई केमिकल मटेरियल जलाया जाता है। सो इन सब में से जो निकलने वाले केमिकल्स होते हैं ये कॉज कर सकते हैं कैंसर को। प्लस कुछ सेक्स हार्मोन्स है या फिर कुछ स्टेरॉइड्स है जो कुछ अदर यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें बॉडी बनाने का शौक होता है, सो एक्सेस में स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर कुछ सेक्स हार्मोन्स लिए जाते हैं टू कीप देयर बॉडी यंग या फिर और कुछ इफ़ेक्ट्स के लिए। सो इस तरह का कोई भी एक्सेस में केमिकल अगर हम हमारे बॉडी में ले रहे हैं, सो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रोड्यूस दी कैंसर लाइक सिचुएशंस। सो केमिकल्स में आता है, फर्स्ट है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ कंटिन्यूसली कंबशन हो रहा है यानी कुछ केमिकल्स का किसी केमिकल को जलाया जा रहा है, सो इसमें से जो बाहर से स्मोक निकलता है या फिर कुछ अनदर केमिकल प्रोड्यूस होकर बाहर निकलते हैं या फिर हम एक्सेस अमाउंट में कोई स्टेरॉइडल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर सेक्स हार्मोन्स ले रहे हैं, सो ये सब केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या फिर ये सब केमिकल्स एज अ कार्सिनोजेन एक्ट कर सकते हैं और कैंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद में आता है रेडिएशन। सो रेडिएशंस का क्या मीनिंग होता है? जैसे कि हमने देखा है एक्स रेज है, देन गामा रेज है। सो ये सब जो रेज होते हैं, सो इनके कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन बार बार आ रहा है, सो इट कैन कॉज दी कैंसर। अभी रेडिएशन के कांटेक्ट में आने वाले लोग कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमने देखा है कि हम एक्सरे यूज़ करते हैं अगर हमारे बॉडी में कहीं कुछ डिसफंक्शन है या फिर कोई डायग्नोस्टिक एम के लिए हम एक्सरेज को यूज़ कर सकते हैं। बट काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में इस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं या फिर जो बार बार इनकी या फिर जो खुद के बॉडी को बार बार एक्स रेस के साथ एक्सपोज कर रहे हैं। यानी अगर वहाँ कोई एक्सरे टेक्नीशियन है जहाँ पे एक्सरे का एक सोर्स लगा हुआ है जहाँ से एक्सरेस कंटिन्यूसली आ रहे हैं, सो वो एक टेक्नीशियन है यानी वो किसी और को हेल्प कर रहा है टू गेट देयर एक्सरे रिजल्ट। बट वो बीच बीच में आता है या फिर वो उसी एरिया में रहता है जहाँ पे कंटिन्यूसली रेडिएशन प्रेजेंट है, सो चांसेस रहते हैं कि इस टाइप के लोग या फिर ऐसे कोई टेक्नीशियन जो एक्चुअल वहाँ पे वर्क कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स रेस या फिर यूवी रेस के प्रेजेंस में या फिर इवन अगर एक्सट्रीम सनलाइट है ऐसे कंडीशन में भी कोई काम कर रहा है, सो चांसेस होते हैं कि इस रेस के कारण क्या होता है उन्हें डिफरेंट काइंड का कैंसर हो सकता है। सो रेडिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ दी एक कार्सिनोजेन है या फिर एक रीज़न है जो कि कैंसर को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद में आता है वायरसेस। सो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके जो जीन्स होते हैं इन्हें वायरल ओंकोजीन कहा जाता है, यानी जो एक्चुअल में सिर्फ कैंसर को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सो ऐसे कुछ वायरसेस हैं जिन्हें ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहा जाता है। इसमें एक एग्जांपल आता है EBV
यानी कि एप्स्टीन बार वायरस, एक होता है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो ये जो 2 एग्जाम्पल है वायरस की, आपको अच्छे से याद रखना है। सो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में ऑन्कोजीन को कैरी करते हैं और ये इंड्यूस कर सकते हैं कैंसर को। सो इसमें ये 2 एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट एक कार्सिनोजेन है विच इज़ द ऑन्कोजीन। इसमें आता है कुछ ऐसे जीन्स जो एक्चुअल में जिनका काम ही होता है टू इंड्यूस द कैंसर। सो कुछ ऑन्कोजीन्स ऐसे होते हैं जिन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन कहा जाता है, या फिर इन शॉर्ट CONC दैट इज सी ऑन्क जीन्स भी कहा जाता है, या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। और ये आइडेंटिफाई हुए हैं कुछ नॉर्मल सेल्स में जब ये एक्टिवेट होते हैं कुछ ऐसे कंडीशन में जहाँ पे ऑन्कोजेनिक ट्रांसमिशन हो जाता है सेल में। ओके, यानी ये नॉर्मली सेल में दिखाई देते हैं बट सभी में ये एक्टिवेट नहीं होते एज ऑन्कोजीन, बट इन सम केसेस ये एक्टिवेट हो जाते हैं एज ऑन्कोजीन और ये कार्सिनोजेन के रूप में काम करते हैं। इसके बाद में आता है लास्ट वाला फैक्टर विच इज़ एडिक्शन, जो कि काफ़ी कॉमन होता है। एडिक्शन का मीनिंग होता है कुछ कार्सिनोजेनिक कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे इंसान खुद अपने खुशी से खाता है या फिर इसका एडिक्शन करता है यानी नशा करता है। फिर इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे कि निकोटीन है, तंबाकू, गुटखा, खैनी, इन सभी, या फिर स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये सब चीज़ें जो एक्चुअली काफ़ी प्रूवन है कि ये कैंसर को कॉज करती है, बट स्टिल ह्यूमन आर यूजिंग इट फॉर द एडिक्शन। सो एडिक्शन एक रीज़न हो सकता है टू प्रोड्यूस द कैंसर। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अभी कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या क्या किया जाता है? सो हमने ये सब देखा अभी फैक्टर। नाउ ट्रीटमेंट में आता है इसके फर्स्ट है कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी में होता है कि जो पेशेंट है, कीमोथेरेपी से इन शॉर्ट केमो कहा जाता है। सो केमोथेरेपी में आता है कि उन्हें मेडिसिन लेने हैं सिंपल। अगर वो ओरली ले रहा है या फिर इंजेक्शंस वगैरह कुछ ले रहा है, मेडिसिन का नॉर्मल जिस तरह से किसी और डिसीज में लिए जाते हैं, सो इसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। सो कीमोथेरेपी बेसिकली उस टाइम पे दिया जाता है जब कैंसर का अर्ली स्टेज चल रहा है या फिर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हुआ है, उस टाइम पे कीमोथेरेपी दिया जाता है। सो कीमोथेरेपी में कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डीएनए के सिंथेसिस को रोकने की, यानी कि सेल का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है काफ़ी फास्ट, इसको रोकने के लिए हेल्प करते हैं। एंड इस टाइप के जो कीमोथेरेपीज़ होती है, सो इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, जैसे उस पेशेंट के हेयर लॉस हो जाता है, कम्प्लीटली बार्डनेस आ जाता है, प्लस एनीमिया हो जाता है, यानी कि उसका ब्लड भी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। सो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आते हैं। इसके बाद में एक आता है रेडियोथेरेपी। सो रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है? रेडिएशन दिया जाता है। जिस तरह से रेडिएशन के कारण ही कैंसर हो सकता है, उसी तरह से रेडिएशन के कारण कैंसर को ट्रीट भी मतलब रेडिएशन को यूज़ करके ही कैंसर को ट्रीट भी किया जा सकता है। सो रेडियोथेरेपी में आता है कि कुछ रेडिएशन को यूज़ किया जाता है जिसके कारण जो एक्सेस अमाउंट में सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड हो रहा है, इस सेल्स के डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, या फिर सिंपल वो जो रेडिएशंस होते हैं इसके हीट के कारण ये जो फास्टली डिवाइडिंग जो ट्यूमर होता है या फिर ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं इनको जला दिया जाता है। सो ये आता है रेडियोथेरेपी में, और ये थेरेपी काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है या फिर ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट होती है। इसके बाद में आता है सर्जरी। सो सर्जरी में सिंपल, अगर जैसे हमने देखा था कि बिनाइन टाइप का जो ट्यूमर होता है ये किसी स्पेसिफिक रीजन में ही है और वहाँ से पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं होता। सो अगर इस टाइप का कोई कैंसर है या फिर कैंसर का इनिशियल स्टेज है, इस टाइम पे किसी पार्ट में जहाँ पे स्पेसिफिकली ट्यूमर को पाया गया है या फिर जहाँ पे स्पेशल कैंसर सेल्स को पाया गया है, इस वाले बॉडी पार्ट को कट कर दिया जाता है। स्पेशली ये होता है इन द केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो सर्जरी ये एक ट्रीटमेंट का ही मेजर होता है जिसमें जहाँ पे कैंसर सेल पाए गए, सिंपल उस वाले पोर्शन को कट करके बॉडी से अलग कर दिया जाता है, ये होता है सर्जरी। इसके बाद में आता है इम्यूनोथेरेपी। सो इम्यूनोथेरेपी यानी क्या होता है कि कैंसर का जब थेरेपी चल रहा होता है या फिर जब कैंसर होता है, सो उस वाले पेशेंट में उसकी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट अपने बॉडी के साथ या फिर अपने इन्वायरमेंट के साथ मतलब होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर पाता, यानी उसके नॉर्मल टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर नॉर्मल इन्वायरमेंट चेंज के कारण भी कैंसर के पेशेंट में तुरंत ही इन्फेक्शन दिखाई देता है, बिकॉज इनका इम्यूनिटी कम हो जाता है। सो इम्यूनिटी थेरेपी में एक्चुअल उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन कर सके और उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सके। सो इसके लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है कुछ बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स, जिसमें आता है अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स,
जो कि एक्टिवेट करता है ह्यूमन के इम्यूनिटी सिस्टम को और हेल्प करता है टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर एज वेल एज ये ट्यूमर के डिस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है। और प्लस जो पेशेंट होता है इसके लाइफ की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए भी इम्यूनिथेरेपी उसको हेल्प करती है। इसके बाद में आता है सम सपोर्टिव थेरेपीज। अभी सपोर्टिव थेरेपीज में वही आता है, इसमें हमें इसका एक पर्पस होता है कि जो भी पेशेंट है, अभी कैंसर कम्प्लीटली ट्रीट तो नहीं होने वाला, बट जब तक भी पेशेंट अलाइव है तब तक इसके लाइफ ऑफ क्वालिटी जो है ये बेटर रहे, दैट्स वाई इसे कुछ सप्लीमेंट्री थेरेपीज दी जाती है। तो सप्लीमेंट्री थेरेपीज में क्या आता है, जैसे कि हमारे सब न्यूट्रिएंट्स है या फिर अगर इसे कुछ और इन्फेक्शन वगैरह हुआ है सो उसे ट्रीट करने के लिए कुछ और मेडिसिन देना, सो ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद में आपको एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है आपके बुक में अबाउट दी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि हमारे खारगांव मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। सो ये एक स्पेशल कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर ही है जिसका पूरा पर्पस है कि कैंसर पर रिसर्च करना, स्टडी करना एंड ट्रीट करना। सो यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है अबाउट दी कैंसर। जो भी डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको कैंसर के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है या फिर कैंसर के बारे में इनके साथ रिसर्च किया जाता है। और ये कम्प्लीटली फंड किया गया है बाय दी फंडेड एंड कंट्रोल बाय जो हमारा इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसके थ्रू ही ये सब काम होता है। तो उसके बारे में आपको एक आर्टिकल दिया हुआ है आपके बुक में विथ इमेज। सो ये सब था अबाउट द कैंसर। अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीज जिसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है, दैट इज़ एड्स। सो तब तक के लिए अभी हमने जितना भी पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और आपका टेक्स्ट बुक अपने साथ रखिए जब भी हम लेक्चर ले रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।